नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में आयोजित मेगा हेल्थ कैंप का विधिवत शुभारंभ किया और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री और मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, मंत्री दयालदास बघेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। शुभारंभ के पहले दिन ही हजारों की संख्या में लोग स्वास्थ्य जांच और उपचार के लिए कैंप पहुंचे। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मेगा हेल्थ कैंप के लिए राजेश, मुणत और पूरी टीम को बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि 6वीं बार ये कैंप हमने किया है और छत्तीसगढ़ को बड़े 25 साल हुआ है और छत्तीसगढ़ ने हर क्षेत्र में विकास किया है। हर क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि जो है उन्होंने काम किया है और छत्तीसगढ़ में 15 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 वर्ष में बहुत विकास हुआ है। महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हम लोग मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ कर रहे हैं और आज का ये दिन पावन दिन ये है क्योंकि आज बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती भी है और मैं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को बाबा गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बाबा गुरु घासीदास जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में सदैव बना रहे, छत्तीसगढ़ में अमन चैन रहे, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि रहे। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मोढ़त जी को और उनकी पूरी टीम को। ये 5 दिवसीय मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन और ये 6वीं बार किए हैं। ये बहुत बड़ा ये पुण्य का काम और बड़ा काम है। इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने इस मेगा हेल्थ कैंप के विषय में विस्तार से बताए हैं। बाहर से भी 45 डॉक्टर आ रहे हैं, उनका भी छत्तीसगढ़ में स्वागत है। और यहां हमारे रायपुर के प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े अस्पताल के संचालक हैं, चलाने वाले हैं, उनका भी सहयोग है। वो भी मंच में विराजमान है, उनको भी हम नमन करते हैं। नीचे भी बैठे हैं जितने चिकित्सक बंधुगण, उनको भी हम नमन करते हैं। कहे कि वो लोग सब खाली इलाज नहीं करते हैं बल्कि जीवन दान देने का भी काम करते हैं। तो ऐसे सभी चिकित्सक बंधुओं को भी नमन करते हैं। और 25 वर्ष हुआ है छत्तीसगढ़ निर्माण को। हम लोग रजत जयंती वर्ष में हैं, तो रजत जयंती वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। और 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में काफी विकास किया है और स्वास्थ्य का क्षेत्र तो मनुष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कहा गया हेल्थ इज वेल्थ। और आप सब लोगों ने देखा है कि 25 वर्षों में हर क्षेत्र में डॉक्टर साहब ने 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ का विकास किया है। लेकिन 15 वर्षों में जहां छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो एक मेडिकल कॉलेज होता था, उनके समय में 15 वर्षों में 10 मेडिकल कॉलेज हुआ। आज हम लोग 2 वर्षों से फिर से सरकार में है तो 5 मेडिकल कॉलेज फिर हम लोग खोले हैं, तो 15 मेडिकल कॉलेज हो गया है। और 25 वर्षों में पीएससी, सीएससी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये सब समय का अभाव था। नहीं तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री विस्तार से बताते कि 25 वर्षों में डॉक्टर साहब के समय 15 वर्षों में और अभी 2 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसको विस्तार से बताते। लेकिन समय का अभाव हो गया। और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी, कि आज सभी बीमारियां आम हो गई। पहले ऐसा होता था कि कई बीमारी खाली बड़े लोगों को होता था, शहर के लोगों को होता था, जैसे शुगर है आपका, ये सब बड़े लोगों को होता था। लेकिन आजकल तो गांव में जो क्या बोलते हैं थोड़ा चला रहे हैं, झौहा बोग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नांगर चला रहे हैं, उनको भी आजकल शुगर हो रहा है, उनको भी आजकल कैंसर हो रहा है।
आजकल उनको भी मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसे अवसर में आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़ा विकास किए हैं। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से 5-5 लाख तक सभी गरीब लोगों को चिकित्सा सुविधा दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो गांव के आदमी को अगर ये सब हो गया, कैंसर वैंसर हो गया, किडनी किसी की खराब हो गई, तो कहां से पैसा लाएगा? जमीन बेचना पड़ता था, ये सब करना पड़ता था। लेकिन आज काफी सहयोग हो जाता है। डॉक्टर साहब ये अपने समय में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किए थे। बड़े लोगों के लिए भी 50,000 तक की सुविधा थी। तो ये सब आज हम वो सब गिनाने नहीं आए हैं। और जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, यहाँ पर जांच भी होगा और इलाज भी होगा, और इलाज भी अंतिम स्टेज तक होगा। हमारे जो बड़े बड़े डॉक्टर के अस्पताल के संचालक हैं, उन्होंने यह आश्वस्त किया है कि उनको अपने अस्पताल में भी ले जाकर उनका इलाज करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और आयुष्मान भारत कार्ड का भी उपयोग होगा। और मुख्यमंत्री के पास एक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विशेष सहायता योजना होता है, जिसमें अस्पताल से जो एस्टीमेट मिलता है उतना हम लोग पैसा देते हैं। 25 लाख रुपया तक देने का रहता है। तो उसमें भी अगर जरूरत पड़ेगा तो उसमें भी हम लोग इलाज कराएंगे। और मैं ज्यादा नहीं करते हुए ये मेगा हेल्थ कैंप सफल हो, इसमें पूरे प्रदेश और भी जितने लोग पड़ोसी राज्य सब भी लगा हुआ है, वहां से भी आके वो स्वास्थ्य लाभ ले। और मैं फिर से एक बार आदरणीय राजेश मोहन जी को और आयोजन समिति को इस बहुत ही पुण्य और महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज 18 दिसंबर है, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती है। तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मोढ़त जी और उनकी पूरी टीम के साथ ये 6वें साल मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत बड़ा है। इसमें देश के और भी जगह से 45 से ज्यादा डॉक्टर आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और हर तिथि का चिकित्सा और इलाज और जांच यहां पर उपलब्ध है। ये बहुत ही इसका लाभ होने वाला है हमारे प्रदेश के लोगों को। और इसके लिए मैं आदरणीय राजेश मोढ़त जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उधर उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने रायपुर में सरोना डंप साइट का निरीक्षण किया। उन्होंने डंप साइट में कचरा निपटान एवं प्रोसेसिंग का कार्य को देखा और साव ने बायो रेमिडिएशन कार्य की गति पर संतोष जाहिर करते हुए एजेंसी को 31 मार्च 2026 तक काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने तेजी से काम पूरा करने, मशीनरी और मानव संसाधन बढ़ाने को कहा है। साथ ही उन्होंने एजेंसी को फटकार लगाते हुए कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही और ढिलाई पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं अरुण साव ने साइट के निरीक्षण के दौरान कहा कि इसे कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त कर एक मॉडल रेमिडिएटेड साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका सौंदर्यीकरण शहर के लिए एक आदर्श उदाहरण बन जाएगा। स्वच्छता अभियान को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ ये राजधानी रायपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान स्वच्छता अभियान का ये बड़ा काम पूरे देश भर में चल रहा है, हमारे सभी नगरीय निकायों में चल रहा है। और ये सरोना का डंप साइट है। लगभग 28 एकड़ एरिया में ये पूरा डंप साइट
वर्षों से बना हुआ था और अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग करके अब 80-90% काम पूरे हो गए हैं। कुछ निजी जमीन है, कुछ निगम की जमीनें हैं। मोहल्ले के लोगों का यहाँ पर रहना मुश्किल होता था। आज लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, पर्यावरण की चिंता, इन सबको ध्यान में रखकर वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है और अब बहुत जल्दी ये सरोना का डंप साइट पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इस इलाके के लोगों को अभी भी बहुत हद तक राहत है, पूरी तरह से राहत होगी और इतने बड़े चंद लैंड का उपयोग हम जनहित में कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ा अभियान चल रहा है और काम की गति बढ़ाने के लिए मैंने कहा है जल्दी से जल्दी ये जमीन खाली हो, निर्देशित किया है और रेगुलर मैं स्वयं भी इसकी साप्ताहिक रूप से मॉनिटरिंग करूंगा। मैंने अपने कार्यालय में ऑनलाइन मॉनिटरिंग की सिस्टम बनाई है। रेगुलर यहाँ जो चल रहे काम है उसकी समीक्षा करूंगा। हमारी राजधानी का ये डंप साइट है। हमारे राज्य में 4 नगरीय निकायों में इस तरह के डंप साइट रहे हैं, भिलाई, दुर्ग और राजनांदगांव में। राजनांदगांव दुर्ग का काम तेज गति से चल रहा है। भिलाई के काम टेंडर प्रोसेस में है और रायपुर का काम अब अंतिम चरण में है। अधिकांश हिस्सों का काम हो गया है। जो बचे हुए काम है उसे शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। पर्यावरण की रक्षा हो, जमीन की रक्षा हो, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो, इस बात को ध्यान में रखकर एक वृहद योजना बनाकर ये काम हो रहा है। साप्ताहिक समीक्षा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। काम में कोई लापरवाही ना हो ये कहा है। काम की गति और बढ़ाने के लिए कहा है ताकि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो। खबर कांकेर जिले से है, जहां पर दुर्ग कौंदल खंड शिक्षा कार्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीआरसी लतीफ सोम ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत में जो पाठ्यक्रम में बदलाव हुए हैं उसका प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जा रहा है। दुर्ग कौंदल ब्लॉक को 3 जोन में बांटा गया है, तो वहीं जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं संकुल समन्वयक किशोर विश्वकर्मा ने बताया कि प्राथमिक स्तर से के पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुए हैं उस बदलाव के संबंध में नया पाठ्यक्रम शामिल जो है शासन के द्वारा पाठ्य पुस्तक के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है और उससे शिक्षकों को परिचित कराया जा रहा है। साथ ही मूलभूत भाषाई कौशल और गणित कौशल को दक्ष करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में जो बदलाव किए गए, उस बदलाव के संबंध में जो नया पाठ्यक्रम शासन के द्वारा पाठ्य पुस्तक के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया है उससे परिचित करवाए जा रहे हैं। साथ ही मूलभूत भाषाई कौशल एवं गणित कौशल को दक्ष करने के लिए शासन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा हमारे प्राथमिक स्तर में कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों को 2026-27 तक दक्ष करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्लास 1, 2, 3 में अध्ययन करवाने वाले शिक्षकों का एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण है। आज प्रशिक्षण का 4था दिवस है। जी, मैं किशोर विश्वकर्मा मास्टर ट्रेनर और मेरे साथी हैं ऋषिकेश पटेल जी। हम 3 मास्टर ट्रेनर के द्वारा यह प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक
15/12/2025 से कितना तारीख 19/12/2025 तक विकासखंड मुख्यालय में जोन स्तरीय 9 संकुल मिलाकर के जोन स्तरीय प्रशिक्षण चल रहा है। यह जोन 3 जोन में बना हुआ है। एक खंडीघाट जोन जिसका प्रशिक्षण अपना विकासखंड मुख्यालय में हो रहा है, और दूसरा जोन है बंजारी समूह जोन जो माध्यमिक शाला हाई स्कूल सुरुंगदोह में किया जा रहा है, और तीसरा जोन सोनादही जोन है वो क्या कहना चाहिए शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल दमकसा में किया जा रहा है एक साथ। इसमें लगभग कक्षा 1 से 3 तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बुनियादी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए यह प्रशिक्षण का आयोजन राज्य स्तर से, शासन स्तर से किया जा रहा है। जैसे साथ ही हम लोग पर्यावरण विषय कक्षाओं में लेते हैं। दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन ने आज विधिवत रूप से अपने पद का पदभार ग्रहण किया और दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक परिसर में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में यह औपचारिक प्रक्रिया संपन्न हुई। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी एवं सहकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग उपस्थित रहे। तो वहीं पदभार ग्रहण के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन ने कहा कि अविभाजित दुर्ग जिला दुर्ग, बालोद और बेमेतरा के किसानों, कृषक समूहों और सहकारी समितियों के हितों की रक्षा और उन्नति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। युग में देवता लोग भी जमीन में पुनर्जन्म हो, अवतार हो करके तड़पते रहते हैं। आज 4 बार हमको इस रूप में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने अवतारित किया है। हम उन सब नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सहकारिता के कोई भी चुनौती, कोई भी प्रश्न के जवाब देने के लिए कभी भी हम न मीडिया से बचेंगे और न षड्यंत्रकारियों से बचेंगे, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक सरकार के और किसानों के रास्ते में एक विवाद पैदा करने का राजनीति करेंगे, उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं, उनसे भी निपटेंगे। षड्यंत्रकारी से किसको आप षड्यंत्रकारी का बोला जाए तो भारतीय गणतंत्र में सहकारिता के षड्यंत्रकारी कांग्रेस है और इसके नेतृत्वकर्ता जो भी हों, जो लोग आज भी इस प्रदेश और अनेक न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे लोग जो कानून का पालन नहीं करते, उनको उसी तरीके से आज दुर्ग की हम बात करें तो दुर्ग में भी ऐसे कुछ षड्यंत्रकारी यहाँ पे दुर्ग में यहाँ तो पूरा सरकार बैठी थी उस समय 2018 से, तो पूरे सरकार षड्यंत्रकारी हैं। आगे आप किसानों को लेकर किस तरह के हित कार्यक्रम इस कार्यकाल में जो अमित शाह जी के विजन है सहकारिता के प्रति, उस विजन को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए सहकारिता में एक अभियान चलाएंगे और वो अभियान हिंदुस्तान के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिखने लगेगा। किसानों को काफी आपसे उम्मीद है, उनको लेकर के क्या? बिल्कुल किसानों को उम्मीद है और किसानों के जो शेयर की रक्षा है, उनके तमाम प्रकार के हितों की रक्षा है, वो हमारे टीम के लोग बेमेतरा, बालोद, दुर्ग तीनों जिले के हमारे सहकारिता की टीम पूरी करेगी। सभी को स्वागत का अवसर मिलेगा। सुपेला में बोरे में मिली अज्ञात महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मृतका की पहचान आरती उर्फ भारती निमकर के रूप में हुई है और पुलिस ने मामले में महिला के लिव इन पार्टनर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि शराब के नशे में हुए विवाद के दौरान महिला की मौत हुई, जिसके बाद शव को बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया। वो
शराब पीने के आदी थे और घर में आए दिन झगड़ा होते रहता था और मोहल्ले में झगड़ा करते थे। इससे परेशान होकर, क्योंकि उस आदमी का वहां पर इमेज खराब हो रहा था, इस कारण उसको मार दिया गया। उस रात को क्या हुआ था सर, किस तरीके से उसकी हत्या की? जी, उस दिन करीबन 5:30-6 बजे आसपास घटना है। दोनों आके शराब पिए हैं और शराब पीने के बाद में कुछ बातों पे उनका विवाद हुआ। विवाद होने के बाद में फिर जब ये तहश में आ गया आरोपी, तो उसको गर्दन पकड़ के दीवार में ठेस दिया, जिससे उसके पीछे तक चोट लगी और जब वो खत्म हो गया तो उसको बोरे में भर के। गोवर्धन और शक्ति की क्या भूमिका रही? गोवर्धन और शक्ति का ऑटो है और इसको लाश को ठिकाने लगाने में इनकी अहम भूमिका। राजनाथ गांव में सनातन बता दें कि सतनाम समाज के आराध्य गुरु घासीदास बाबा की 269वीं जयंती का उत्सव पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो वहीं इस मौके पर जयंती से पहले ही शहर में भक्ति और एकता का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बता दें कि इस अवसर पर सतनाम भवन से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। तो वहीं इस यात्रा में महिला, पुरुष, बुजुर्ग के साथ साथ बच्चे भी शामिल हुए। जय सतनाम के जयघोष के साथ में बाबा के संदेश जो है मन के एक समान को जन जन तक पहुंचाते हुए नजर आए। बता दें कि इस मौके पर कार्यक्रम सभा में प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने गुरु घासीदास बाबा को नमन करते हुए कहा कि बाबा का संदेश आज भी समाज को एकजुट रहने और समानता और शांति का मार्ग दिखाता है। पहली बात यह है कि महात्मा गांधी जो विश्व पूजे जाते हैं, उसके नाम से एक योजना है। उस नाम को बदलना मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो दिल में है वो सामने आया। वो महात्मा गांधी कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते। वो आजादी पहले भी नहीं करते थे, आजादी के बाद गोडसे ने हत्या की और गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। दूसरी बात यह है कि मनरेगा अब वो मनरेगा नहीं रहेगा। ये गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए एक बड़ा सहारा था, जिससे रोजगार मिलता, उसको जीवन स्तर ऊपर उठाने में मनरेगा का बड़ा योगदान रहा है। अब उसको बदल के उसका स्वरूप बदल दिए हैं। अभी राज्य सरकारों के पहले 90-10 का रेशियो रहता था, अब वो 60-40 का होगा। कितने राज्य इस भार को उठा सकते हैं? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।